जय हिंद, जय हिंद। किया तो सभाओं में प्रतिभाग किया। दूसरी बात क्या थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर, और आपके मोबाइल ऐप पर भी आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो अब जरूर आनंद आ रहा होगा। आज हमारा जो सफर है मित्रों, आप जानते हैं किस बात पे है। जी हाँ, आधुनिक काल के एक ऐसे ही शानदार व्यक्तित्व पर जिनका जन्म जो है मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर में रहते हुए इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से कब दोस्ती कर ली इनको पता भी नहीं चला। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक संस्था थे, जिन्होंने तत्कालीन समाज में साहित्य की जो विविध आयाम को अपनाया, जो विविध स्वरूप को अपनाया, आने वाले लगभग सभी विद्वानों ने, श्रेष्ठ जनों ने उस कर्म को किया जो कर्म भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु जी की विषय में अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले समाज का गठन किया, सभाओं का गठन किया। तो ज्यादातर विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, उनके मंडल के समस्त कवियों ने भी सभाओं का आयोजन किया। अगर गठित नहीं किया तो सभाओं में प्रतिभाग किया। दूसरी बात क्या थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में खड़ी बोली की लिखने की श्री गणेश कर दिया था। मैंने बताया था कि फूलों को गुच्छा नामक जो रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको खड़ी बोली में लिखा था। जबकि दशरथ विलाप नामक रचना में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण मिलता है। शुद्ध रूप से खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने फूलों को गुच्छा में किया था। ऐसे ही लगभग इनके मंडल के सभी साहित्यकारों ने, सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया भी था, और ब्रज भाषा का। ज्यादातर उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचनाएं की। सभी ब्रज जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, सभी लोगों ने ब्रजभाषा में ज्यादातर रचनाएं की। लेकिन अब इक्का दुक्की तिक्की ऐसे दो तीन रचनाएं ऐसी थी जिसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ये तो बात हो गई उनके द्वारा प्रयोग। तीसरी बात क्या थी कि भारतेंदु ने पत्रिकाओं के संपादन करने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने कवि वचन सुधा से की थी 1868 में। ये हम बता चुके हैं। ऐसे ही इनके द्वारा 3 पत्र जो प्रकाशित हुए थे, इनकी परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्य, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य आने वाले लगभग समस्त भारतेंदु मंडल के कवियों ने किया, जिसमें कि हम बद्री नारायण प्रेमधन को देख लें, हम प्रताप नारायण मिश्र को देख लें, और हम देख लें राधाचरण गोस्वामी को, अंबिका दत्त व्यास को। तो इन सभी ने पत्रिकाओं का संपादन करने का कार्य किया था। मित्रों, इसके साथ साथ एक बात बहुत कॉमन है जो कि समस्या पूर्ति पर लगी हुई थी। जो समस्या पूर्ति, यानी भारतेंदु ने जो समस्या पूर्ति की थी, पिय प्यारे निहारे, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, यखिया दुखिया नहीं मानतु है, पिय प्यारे निहारे। तो ये एक समस्या पूर्ति था जिसका शीर्षक था पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना। तो कहने का तात्पर्य जो समस्या पूर्ति भारतेंदु ने शुरू की थी, लगभग सभी भारतेंदु मंडल के कवियों ने भी समस्या पूर्ति की थी, जिसमें प्रताप नारायण की पपीहा जब पुकरी हो पीव कहां, ये इनकी समस्या पूर्ति थी, बहुत विख्यात हुई थी। कहने का तात्पर्य मित्रों, भारतेंदु मंडल को अगर समझना हो तो भारतेंदु को ही समझना बहुत जरूरी है। भारतेंदु ने राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों भक्ति करने का कार्य किया था। अब सवाल ये है, कुछ लोग उठाते हैं कि ये कैसा नवजागरण है। आप सवाल देखिए, दिमाग में आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, ये कैसा नवजागरण है। संपूर्ण विश्व में जब नवजागरण था तो कहीं पर भी राजभक्ति नहीं थी। यानी जो आपके ऊपर शासन कर रहा हो, आपको दोहित कर रहा हो, आपको शोषित कर रहा हो, उसकी भक्ति भला क्यों? अन्य देशों में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन भारत में ऐसा था कि भारत में राष्ट्रभक्ति तो थी ही जो मुख्य मुद्दा था, लेकिन राजभक्ति भी थी। कारण, राजभक्ति का मुख्य कारण क्या था मित्रों? सबसे बड़ा मुख्य कारण यही था कि हमारे यहाँ कई प्रकार के शासन करने वाले विदेशी आए थे, जैसे मुगलों का, मुस्लिमों का हम देख लें, और इसके बाद अंग्रेजों का। इस परिप्रेक्ष्य में इस्लाम के या मुसलमानों के जो आताताई दुख देने का सिलसिला था वो बहुत ज्यादा विडंबनापूर्ण था। अंग्रेजों ने अपना शासन किया और भारतीयों को दुख दिया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुस्लिम थे, किसी भी संप्रदाय और धर्म के लोग थे, सभी को, जाहिर सी बात है, सभी को तकलीफ दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ के विकास की भी बात सोची, और प्रताड़ित करने की जो पीड़ा थी वो पीड़ा कम थी मुस्लिमों की अपेक्षा ब्रिटिश के, अंग्रेजों के द्वारा। यही कारण है कि इस समय भारत आजाद तो था नहीं, 1857 की क्रांति हुई ही थी, जिसमें रानी विक्टोरिया ने यह कह दिया था कि भारत का अपना शासन होगा। यही कारण है ब्रिटिश शासन और रेजिडेंसी, दो चीज थी। तो रेजिडेंसी का मतलब यह होता है कि जो यहां पर शासन करता रहा हो, लेकिन शासन तो करे परंतु कभी हित की बात ना करे। और प्रशासन किसे कहते हैं? सत्ता किसे कहते हैं? जिसमें जनता के हितों का ख्याल रखा जाए। जब रानी विक्टोरिया ने इस बात को रखा कि हम भारतीयों के कुछ हित की बात करेंगे, तो भारतीय चूंकि उस समय विद्यमान थे, तो उन्होंने क्या किया कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति, राज का तो शासन कर, तो उन्होंने विक्टोरिया का गुणगान किया। उन्होंने ही क्यों, लगभग सभी भारतीय युग के कवियों ने इस तरह से भक्ति करने का कार्य किया। इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। अब आगे भी बताऊंगा, लेकिन आज जो हमारा सिलसिला है वो प्रारंभ होगा किस पे? जी हाँ, वो प्रारंभ होगा आज बद्री नारायण चौधरी पर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन पर। जी हां, सही सुन रहे हैं, प्रेमधन इनका टाइटल था मित्रों। अगर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट
इस चीज को भी ध्यान देते रहे आप। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था अगर पूछे तो 1844 ईस्वी बताइएगा। और अभी इसके बाद मैंने जिनको पढ़ाया वो कौन थे, भारतेंदु थे। तो भारतेंदु का जन्म कब हुआ था आप जानते हैं कि 1850 में। अब मैं प्रेमघन को बताने चल रहा हूं, तो इनको जान लीजिए, फिर ऐसे ही क्रम से हम बताते हुए चलेंगे। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, जी हाँ 1855 ईस्वी में। अगर हम प्रताप नारायण की भी बात कर लें, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र की बात कर लें तो इनका जन्म हुआ था 1856 में। अगर हम जगमोहन सिंह की बात कर लें, अगर हम जगमोहन सिंह की बात कर लें, जगमोहन सिंह की बात कर लें तो इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम आगे बढ़ें तो एक नाम आ जाता है अंबिका दत्त व्यास का। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म जो है वो हुआ था 1858 ईस्वी में। एक और नाम हम ले लेते हैं राधा कृष्ण दास का। जी हाँ, किसका, राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास का जन्म जो है वो हुआ था 1865 ईस्वी में। तो कभी कभी आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो भारतेंदु मंडल के ये कवि रहे जिसमें बालकृष्ण सबसे बड़े 1844, भारतेंदु इसके बाद 55, 56, 57, 58 और 1865। इन लोगों का क्रम आपको इस प्रकार से याद होना चाहिए। चलिए आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम प्रेमघन है, यानी बद्री नारायण प्रेमघन की हम बात करने चल रहे हैं। मित्रों 1855 ईस्वी में इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था। किनका, जी हाँ प्रेमघन जी का। मिर्जापुर में जन्मने के बाद अगर हम देखें तो 1923 तक ये अपने कविता यात्रा को प्रारंभ किया था और 1923 में इन्होंने स्वर्गवास को जाने का निर्णय लिया। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं इनका जन्म, यानी प्रेमघन का जन्म। समय देख लें तो समय कितना है, जी हाँ 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था, अगर ये कभी स्थान पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि स्थान का नाम मिर्जापुर था। क्या था, जी हाँ मिर्जापुर था। और अगर हम मृत्यु की बात कर लें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, आप समय देखें तो इनकी मृत्यु का जो समय है वो है 1923 ईस्वी। कब है, जी हाँ 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और स्थान भी मित्रों वास्तव में इनका घर ही था, यानी मिर्जापुर ही था। मित्रों इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका जो कुल था, ये किस कुल में पैदा हुए थे और किस जाति के थे अगर आपको बताएं तो ये ब्राह्मण जाति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। मित्रों अगर इनकी बात अगर हम देखें तो इन्होंने अपने जीवन काल में जो संपादन किया था वो अत्यंत श्रेष्ठतम तथ्यों से भरा पड़ा है। इन्होंने अपने जीवन में मित्रों 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक पत्रिका जो कि सबसे पहले इन्होंने प्रकाशित की थी, इसका नाम था जी हाँ आनंद कादम्बरी। इसका नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बताता हूं। आनंद कादम्बरी का दम्बिनी, आनंद कादम्बरी का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मित्रों ये एक ऐसी पत्रिका थी जहां से कहा जाता है कि आलोचना का उद्भव होता है, आलोचना का जन्म होता है। कुछ विद्वान इस तथ्य से सहमत नहीं है क्योंकि हिंदी प्रदीप को आलोचना का जनक माना जाता है, यानी बालकृष्ण भट्ट से शुरुआत हो जाती है आलोचना की। निसंदेह जन्म दिया था हिंदी प्रदीप ने आलोचना का, उस जन्म दिए हुए आलोचना नामक बच्चे को प्रफुल्लित और बड़ा करने का कार्य किया था आनंद कादम्बरी ने। चूंकि एक ही साल में दोनों ने आलोचनाओं की शुरुआत की थी, यानी जितना हिंदी प्रदीप का महत्व है प्रयागराज से जो निकलती थी उतना आनंद कादम्बरी का भी है जो कि मिर्जापुर से निकला करती थी। मित्रों आनंद कादम्बरी के संदर्भ में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। यह एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी, यह एक मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। और याद रखिएगा सन 1903 में, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, सन 1903 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन कुछ दिनों के लिए ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया था। कब किया था, जी हां 1903 ईस्वी में। आशा है कि बात आपको समझ में आ गई। दूसरी, अब याद रखें ये कैसी पत्रिका है, क्योंकि इन्होंने जो दूसरी पत्रिका निकाली उसका स्वरूप ही अलग था। नाम था नागरी नीरद। नाम क्या था, जी हां नागरी नीरद। जिस प्रकार से इसका नाम है मित्रों, इसका काम भी वही था। तत्कालीन समाज में उसी समय की बात है, क्योंकि इस पत्रिका का श्री गणेश कब हुआ था, 1893 में। ठीक 7 साल बाद देवनागरी लिपि का प्रवेश कचहरियों में हुआ। ठीक 7 साल यानी 1900 ईस्वी में कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रवेश हुआ। तो नागरी लिपि में अपने पत्रों को प्रकाशित करने का कार्य नागरी नीरद से बद्री नारायण प्रेमघन ने किया था। बात को समझिएगा। नागरी नीरद को प्रकाशित कब से, अच्छा इसको नहीं बताया क्या, ये कब से प्रकाशित हुआ ये नहीं बताया ना। ये आनंद कादम्बरी 1881 ईस्वी से प्रकाशित हुआ। कब से, 1881 में। कहां से, जी हां आप बता सकते हैं कि मिर्जापुर से।
मिर्जापुर से। कब? 1881 में। संपादन किसने किया? बद्रीनारायण प्रेमधन ने। कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, बिल्कुल। 1903 में किसने संपादन कार्यभार संभाला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। 1893 ईस्वी की बात है कि मिर्जापुर से ही, कहां से? जी हां, मिर्जापुर से ही बद्रीनारायण प्रेमधन जी ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था नागरिक। यह पत्र साप्ताहिक रूप में हमारे सामने आया। साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ, ठीक है, रूप में प्रकाशित हुआ। लेकिन इस विद्वान की विदुषिता, श्रेष्ठता इस बात की थी कि इन्होंने भी उर्दू में रचनाएं करने का कार्य किया था, और यही कारण है कि इन्होंने अपना नाम भी बदला था, और ये अब्र नाम से रचना किया करते थे। किस नाम से? अब्र नाम से। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाम से किया था? आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, रसा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु ने किया था, ठीक है। भारतेंदु ने रसा उपनाम का किया था उर्दू लिखने के लिए, तो उर्दू लिखने के लिए अब्र नाम का प्रयोग किसने किया था? उपनाम का प्रयोग बद्रीनारायण प्रेमधन ने किया था। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। किसको? प्रमुख रचनाओं को। प्रमुख रचना, तो हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो भारतेंदु से काफी मिली जुली नजर आती हैं। जैसे हम देख लें, एक इनकी रचना है आनंद अरुणोदय, ये इनकी रचना है पहली। दूसरी एक रचना आपने देखा होगा, वर्षा बिंदु, ये इनकी है। लेकिन वर्षा विनोद किसकी थी? वर्षा विनोद किसकी थी? जी हां, भारतेंदु की थी। तीसरी रचना अगर हम देखें तो क्या है? जी हां, लालित्य लहरी नामक रचना को इन्होंने लिखा था। लालित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी रचना अगर हम देखें तो मिल जाती है अलौकिक लीला। किस नाम से मिलती है? जी हां, अलौकिक लीला शीर्षक से इन्होंने भी चौथी रचना को प्रकाशित कराया था। हाँ, और एक रचना हम देख लेते हैं, पांचवी, ब्रजचंद पंचक। ब्रजचंद पंचक नामक रचना को इन्होंने लिखा था। छठवां देख लें, हार्दिक हर्षा दर्श। हार्दिक हर्षा दर्श, हार्दिक हर्षादर्श नामक रचना को नहीं इन्होंने प्रकाशित कराया था। इनकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, हम यहां लिख दे रहे हैं ग्रंथ में। और देखें, सबसे बड़ी बात इसी रचना का है, क्यों है बताता हूं। मयंक महिमा। मयंक महिमा इनकी एक बहुत बेहतरीन रचना है, जो कि इन्होंने किस में लिखा था? खड़ी बोली में लिखा था। किसमें लिखा था मित्रों? जी हां, खड़ी बोली में लिखा जाने वाला यह इनका एक बेहतरीन ग्रंथ है। जबकि इसके अतिरिक्त मतलब वो 6 हुआ, तो ये हुआ आपका 7वां नंबर। अगर हम 8वें नंबर पर देखें तो इनकी एक रचना आती है जीर्ण जनपद। कौन सी आती है? जी हां, जीर्ण जनपद नामक रचना मिलती है। और इसके साथ साथ नवा तो सूर्य स्रोत मिलता है। सूर्य स्रोत नामक रचना ये मिलती है। तो इन्होंने इतनी रचनाओं का सृजन किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम अलग अलग समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लालित्य लहरी नामक इनकी जो रचना है, लालित्य लहरी, जी हाँ, लालित्य लहरी नामक रचना में इन्होंने वंदना संबंधी, भक्ति संबंधी तथ्यों का मूल्यांकन किया है अपनी इस कविता में। तो जरा चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। मित्रों, हमने बताया कि लालित्य लहरी में क्या है, उसको बताता ही हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी आपको समझना होगा। मैंने कहा समसामयिक जो समस्याएं थी वो कवियों को खूब दिख भी रही थी। आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट के एक सदस्य थे अपने भारत के। पार्लियामेंट पहले कहां था? ब्रिटेन में था। उसके एक सदस्य थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट के एक सदस्य थे जो भारत के हक की बात वहां रखा करते थे, ठीक है। तो चूंकि संपूर्ण सदन में इकलौता भारतीय थे, तो हम सब कितने ही गोरे क्यों ना हो, अंग्रेजों के समक्ष काले ही होंगे। अलग बात है कि ब्रिटेन, केन्या आदि लोगों से हम लोग बहुत गोरे हैं, वो अलग बात है। यही कारण है कि गोरे और काले का भेद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चमड़ी का सिर्फ स्वरूप है, हृदय देखना चाहिए, बात समझिएगा। तो दादा भाई नौरोजी वहां पार्लियामेंट के सदस्य थे, तो अंग्रेजों ने इनको काला कहा था। क्या कहा था? काला कहकर व्यंग कसा था, यानी इनको इनकी बेइज्जत किया था। इस पे इन्होंने क्षोभपूर्ण पंक्ति कही थी। किन्होंने? बद्रीनारायण प्रेमधन ने। आइए उसको लिखते हुए समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने बताया था कि इन्होंने साहित्य लहरी नामक रचना में साहित्य लहरी नामक रचना में वंदना संबंधी दोहे रचे हैं।
यानी वंदना संबंधी दोहे को इन्होंने उसमें लिखा है। एक रचना हमने अभी बताया था, ब्रज चंद पंचक। ब्रज चंद पंचक नामक रचना में प्रेमघन ने भक्ति भावना व्यक्त की है। क्या की है? व्यक्त की है। देखिएगा, अभी मैंने बताया पार्लियामेंट के सदस्य दादा भाई नवरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो क्षोभपूर्ण इन्होंने अपनी व्यक्ति दी। क्या दिया? अचरज होत तुमहु समगोरे। अचरज होत तुमहु समगोरे, बाजत कारे तासो कारे शब्दों पर हैं वारे। ताशो कारे शब्दों पर हैं वारे। अचरज होता है कि तुम सब जैसे लोग, गोरे लोग इतने बेहतर हो और वो आप लोग कालों से उलझते हो। तासो कारे शब्दों पर वारे। हे तुम जैसे काले लोग, कपटी लोग, कारे शब्द पर हम तो वर मर जाएंगे। और क्या कहते हैं कि क्या करें, हमारे यहां कारे श्याम राम जलधर जल बरसाने वारे। जलधर, जल को धारण करने वाला बादल, वो जल जो बरसाने वाला होता है, वो जो बादल होता है वो भी काले ही होता है। क्या तुम्हारे यहाँ दूसरा होता है क्या? और फिर अगर हम काले हैं, मुझे गर्व है काले होने का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे श्याम थे ना, वो भी काले थे, और भगवान राम पगले वो भी काले थे। तुम काले कहते रहो, ये तो हमारी प्रशंसा है, आलोचना थोड़ी। वाह। कारे श्याम राम जलधर जल बरसाने वारे। कारे लागत ताहि शो कारण को प्यारे। कार्य लागत ताहि शो कारण को प्यारे। हे कार्य तुम लोग जब कहते हो तो तुम्हारे मुख से सुनने में और सुंदर लगता है। यह बात इन्होंने कहा था। समय था हीरक जुबली के अवसर पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मित्रों। हीरक जुबली के अवसर पर अपनी रचना हार्दिक हर्षादर्श में, हीरक जुबली के अवसर पर अपनी रचना हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का वास्तविक वर्णन किया है। क्या किया है? वास्तविक वर्णन किया है। क्या किया है? भय भूमि भारत में महाभयंकर भारत। भय वीर बल सकल सुभट एक ही संग गारत। भय भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बल सकल सुभट एक ही संग गारत। और उसके आगे कहते हैं कि चलिए, तो ये बात इन्होंने कही थी। प्रेम घन की समस्त रचनाएं, कृतियों का जो संकलन है वो किसमें संकलित हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है।
प्रेम घन की संपूर्ण रचनाओं को एक शीर्षक दिया गया। क्या शीर्षक दिया गया भैया? प्रेम घन सर्वस्व। सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व नामक रचना में इनकी समस्त रचनाएं जितनी थी इनकी अलग अलग एक जिल्द में प्रकाशित कर दी गई। अच्छा, इतना ही नहीं, प्रेम घन की कविताओं में एक महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया। इनकी रचनाओं में, यानी प्रेम घन की, ध्यान दीजिएगा, प्रेम घन की रचनाओं में प्रायः यतिभंग मिलता है। अब ये क्या है? यतिभंग मिलता है मतलब यह कि यति माने पहली पंक्ति का अंतिम अक्षर, दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर, और वो भंग मिलता है, यानी सही नहीं रहता है, मेल नहीं खाता है। तो प्रायः इन्होंने ऐसी कविता लिखी है जिसमें यति भंग रहा हो, यानी अगर पहले में ता आया तो दूसरे में ता नहीं हो सकता कि हाय आ जाए। तो ये इन्होंने यति भंग करने का कार्य किया था, कहीं पर भी इन्होंने यति को नहीं मिलाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकी पंक्तियां देख लेते हैं। क्या पंक्ति? निर्धन दीन दीन होत है भारत भुआ सब भांति, भारती भुआ सब भांति, ताही बचाई न कोई, ताही बचाई न को सकल विष भुज बुध बल कांति, ताही बचाई न को शकल विष भुज बुध बल कांति। सबके पास भुजाओं में बल भी है, बुद्धि भी है, चमक भी है, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा है। भारत की समस्त प्रकार से दोहन हो रहा है। फिर आगे दूसरी पंक्ति क्या कहते हैं कि आजुलो रही अनेक, आजुलो रही अनेक भांति, अनेक भांति धीर, अनेक भांति धीर धरी कै, पैन भाव मोही, पैन भाव मोही बैठनो सुमौन झारी कै। इनकी तीसरी पंक्ति, धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी, धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी। ये एक स्वतंत्र पंक्ति है, यह एक स्वतंत्र पंक्ति है, एक बहुत महत्वपूर्ण और इनकी फेमस है। क्या? बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। इसमें कौन सा अलंकार अगर देखा जाए तो अनुप्रास है। फिर कहते हैं कि दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बिच वियोग बुलाइयो ना, वियोग बुलाइए ना, तीन बिच वियोग बुलाइयो ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बारी
बिथा बारी वृथा बरसाइए ना, बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत की चांदनी, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चाह भरी। चर्चा चली बे को चलाइए ना, चर्चा चली बे चली बो को चलाइए ना। भगियान वसंत बसेरो कियो बस ये ते ही त्याग तो पाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ायक प्रेम यहो बिथा वारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे को चलाइए ना। यहीं पर समाप्त होते हैं आज कौन, जी हाँ, समाप्त होते हैं बद्रीनारायण प्रेम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सब